सो नाउ इन दिस वीडियो विल कवर द प्रोटीन सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनता कैसे है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल अ पॉलीपेप्टाइड इज गोज अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। दिस इज समथिंग के जहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कैम्ब्रिज भी खुद कह रहा है कि ये वो चैप्टर है जहाँ पर बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, उन्हें चीज़ें समझ नहीं आती हैं। और तभी कैम्ब्रिज की देखो एक बात याद रखना, जो चीज़ सबसे मुश्किल है वहाँ से क्वेश्चंस बन के आने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि वहाँ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा हैं। इस चैप्टर में भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, अ पॉलीपेप्टाइड इज कोडेड फॉर बाय अ जीन and that a gene is a sequence of nucleotides that forms part of a DNA molecule. सबसे पहली बात, जीन क्या है? इट्स अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ डीएनए। ठीक है, डीएनए एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें हमारे पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट होती है। ठीक, और जो जीन्स होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जो कि डीएनए को बना रहा है। एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज दैट द पॉलीपेप्टाइड इज कोडेड बाय अ जीन, यानी कि कोई भी जीन स्पेसिफिक है कि वो किसी टाइप का पॉलीपेप्टाइड बना पाए। फॉर सपोज मेरे पास एग्जांपल ले लेते हैं, एक टाइप ऑफ स्पेसिफिक जीन है जो कि हमारे बॉडी में ब्लड प्रोटीन बनाता है। ठीक है, तो अगर उस बॉडी में वो जीन नहीं है तो फिर ब्लड प्रोटीन नहीं बनेगा, और अगर वो जीन है तो फिर वो ब्लड प्रोटीन बनेगा। तो ब्लड प्रोटीन बन क्यों रहा है? कि वो जीन स्पेसिफिक है और जीन वहाँ मौजूद है। अगर जीन नहीं होगी तो वो ब्लड प्रोटीन नहीं बनेगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट कॉल्ड द स्पेसिफिसिटी एंड द फंक्शन ऑफ जीन। Sequence of nucleotides bases in a DNA molecule is code for sequence of amino acids in a polypeptide. समझ आया? यानी कि जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस का जो सीक्वेंस है ना डीएनए के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल है, वो बेसिकली कोड करता है अमीनो एसिड को इन द पॉलीपेप्टाइड। हमने पढ़ा था कि हमारे पास अमीनो एसिड से अब इन योर A levels you need to just know that there are 20 types of essential amino acids या अमाइनो एसिड्स, दोनों प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। तो जो अमीनो एसिड्स हैं वो प्रोटीन बनाते हैं, और अमीनो एसिड्स अगर डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन बनता है। यानी कि अमीनो एसिड्स डिटरमिन करते हैं कि कौन से टाइप का प्रोटीन बनाना है। बात समझने की कोशिश करना, पॉलीपेप्टाइड इज मीन प्रोटीन। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होगा ना, न्यूक्लियोटाइड बेसिस का सीक्वेंस होगा, वो बेसिकली डिटरमिन कर पाएगा कि हम लोग जो है वो किस टाइप का प्रोटीन बनाए। तो तभी कहते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो पहली चीज़ तो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन में ये बात याद रखनी है, जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। Each sequence of three bases, a codon, codes for one amino acid. एक अमीनो एसिड के लिए जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है अमीनो एसिड को बनाना, यानी कि एक अमीनो एसिड को जो चीज़ कोड कर रही है, दैट इज़ 3 कोडोन। 3 कोडोन क्या होते हैं वो हम आपको बताते हैं। ठीक है, 3 बेसिस होती है बेसिकली जिसको आप कोडोन कहते हो, वो हम इस डायग्राम में समझते हैं। इस डायग्राम में गौर से देखो, हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ कोडोन्स गिवन है, यानी कि हर कोडोन में हमारे पास 3 किस्म की बेसिस मौजूद हैं। एमआरएनए आपको एक सीक्वेंस गिवन है एमआरएनए का, जिसमें हमारे पास सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ के दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स ऑफ द अमीनो एसिड्स लाइक ग्लाइसिन हो गई, वेलाइन हो गई। ठीक है, ये तो बाय द वे आपकी कोर्स बुक की बैक साइड पर भी लिखी हुई है, इन द आई गेस अपेंडिक्स 2 या अपेंडिक्स 3 इन द बायोलॉजी बुक। ठीक है, आई गेस अपेंडिक्स 2 या अपेंडिक्स 3 में ये मेंशन भी है कोर्स बुक में। प्लीज़ रेफर इट, प्लीज़ फोकस इट कि उसमें कुछ आपको सीक्वेंस याद करने हैं। दैट इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, डू नॉट निगलेक्ट दैम। तो वेलाइन का ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर तो बहुत बच्चों वाला है, वो तो आराम से याद हो जाता है। और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, थायमाइन का। ठीक है, और भी बहुत सारे हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं। ये सारे प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स आपको याद होने चाहिए, एटलीस्ट वो जो पास पेपर्स में ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए हैं। अब मैं इसकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन से पूछे गए, वो हम पास पेपर्स जब करेंगे तब हम डिस्कस कर लेंगे। तो हमारे पास जो एमआरएनए है, इस एमआरएनए में एक चीज़ समझो, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में नाइट्रोजीनियस बेस का बताया था। AUG पहला कोडोन है, कोडोन 1। ये AUG क्या है? कैन यू डिटरमिन दिस? अब जिन बच्चों ने यहाँ पर ग्रैप करके डिटरमिन कर लिया, दैट्स वेरी अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। जिन बच्चों ने यहाँ ग्रैप नहीं किया, वो यहाँ इस चीज़ को कैचअप नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि उन्होंने या तो प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है या फिर उनका कॉन्सेप्ट कहीं लैग कर रहा है। AGU मीन्स एडेनाइन, U मीन्स यूरेसिल एंड G मीन्स गुआनाइन। ये नाइट्रोजीनियस बेसिस थी जो हमने 6 इंपॉर्टेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस पढ़ी थी।
एक बात और याद रखनी है, बिकॉज इट इज़ mRNA, M यानी कि मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, बिकॉज इट्स RNA देयर इज़ अ U इंस्टेड ऑफ T। अगर यहाँ पर T होता तो हम कहते थाइमाइन, हाँ हम कहते थाइमाइन है, ठीक है। तो फिर हम कहते कि ओके नाउ दिस इज़ व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ अ DNA। लेकिन यहाँ पर क्योंकि यूरेसिल इसका मतलब है कि ये RNA है, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिटर्मिनेशन। तो ये बना रही है एक कोडोन। अब तुम देखो कि यहाँ पे हमारे पास दूसरा कोडोन भी है और तीसरा कोडोन भी है, तो यानी कि 3 कोडोन है यहाँ पर, और हर कोडोन हमारे पास 3 स्पेसिफिक कोडोन्स, 3 स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड बेसिस रखते हैं या नाइट्रोजनस बेसिस रखते हैं, ठीक है। दिस इज़ द की पॉइंट। तो ये हमारे पास कोडोन होते हैं। हम इसका आगे फंक्शन समझेंगे कि कोडोन का क्या फंक्शन है। वेल अभी इतना डिटेल नहीं समझो, हम अब आगे इसको कवर करेंगे, ठीक। Now understand about the gene. Gene is a part of our DNA molecule where the nucleotide sequence codes for just one polypeptide. जीन एक ऐसा पार्ट ऑफ DNA मॉलिक्यूल है। अभी हमने ऊपर बैठ के पढ़ा था, ठीक है, साइड पर, कि हमारे पास जो जीन है, दैट जीन इज़ बेसिकली द पार्ट ऑफ द DNA मॉलिक्यूल। इट्स बेसिकली मेड अप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसे हम एक को जीन कह रहे हैं, विच बेसिकली वेयर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कोड्स फॉर जस्ट वन पॉलीपेप्टाइड। एक जीन की बात हो रही है ना, तो एक जीन रिस्पॉन्सिबल है फॉर जस्ट वन पॉलीपेप्टाइड चेन। दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। हमारे पास एक किस्म का जीन इन द DNA दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द वन पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस या प्रोटीन सिंथेसिस, एंड दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। नाउ ये डेफिनेशन आई वांट यू गाइस के लिखो, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी ऐसे लाइक पास पेपर्स में आपके डेफिनेशंस आ चुके हैं, लाइक व्हाट इज़ जीन। तो मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप ना जो डेफिनेशन वाले क्वेश्चंस हैं उनके तो ऐसे आपको जवाब आने चाहिए कि आपको वहाँ पर एक भी मार्क लूज़ नहीं करना, बिकॉज दीज आर द सिंपल डेफिनेशंस। व्हाट इज़ अ जीन? तो फिर जीन के बारे में नहीं पता तो तुम आगे कैसे चैप्टर करोगे पूरा, ठीक है ना। जीन म्यूटेशन समझते हैं, जीन समझ आ गया, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द DNA दैट कोड्स फॉर प्रोटीन। ये मैंने अपनी सिंपल वर्डिंग में बताया, वरना इट इज़ अ पार्ट ऑफ DNA मॉलिक्यूल वेयर द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कोड फॉर जस्ट वन टाइप ऑफ प्रोटीन या जस्ट वन पॉलीपेप्टाइड, ठीक है। अब ये चीज़ समझो, एक और इम्पॉर्टेंट बात, जीन म्यूटेशन क्या होती है। म्यूटेशन में हमने पढ़ा था कि म्यूटेशन बेसिकली दैट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द एबनॉर्मलिटी, ठीक है। एक नॉर्मल चीज़ होती है, एक एबनॉर्मल चीज़ होती है। जो एबनॉर्मल होती है वो सीक्वेंस के अगेंस्ट होती है या विद इन द सीक्वेंस से होती है, ठीक है, विद इन द अरेंजमेंट्स नहीं होती है। यप, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। जीन म्यूटेशन इज अ चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट मे रिजल्ट इन एन अल्टर्ड प्रोटीन। अल्टर्ड प्रोटीन इज़ वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जीन म्यूटेशन का मतलब है कि सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स में कोई भी चेंज आ जाना, किसी भी किस्म का चेंज आना, ठीक है, कहीं पर भी चेंज आना। क्या मतलब? ऊपर वाली एग्जाम्पल को पढ़ो, कोडोन 1। कोडोन 1 का जो मैंने आपको बताया था कि हमारे पास कोडोन 1 की जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस है वो है AUG, एडेनाइन यूरेसिल गुआनाइन। और ये जो न्यूक्लियर, फॉर सपोज दिस कोडोन 1 विच इज हैविंग AUG नाइट्रोजनस बेसिस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्लड प्रोटीन, फॉर सपोज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द ब्लड प्रोटीन। अगर U की जगह मैं रिप्लेस करके C लगा दूं, A लगा दूं, G लगा दूं, ठीक है, तो फिर हमारे पास दिस कोडोन 1 विच वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी, अब ये तो जस्ट इन इंफॉर्मेशन है ना, जस्ट फॉर द नॉलेज, ताकि आपको समझ आए, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपका बने यहाँ। अगर AUG की जगह यानी कि U को मैं हटाकर रिप्लेस कर दूँ मे बी बाय G, मे बी बाय C, मे बी बाय A, तो हमारे पास अब ब्लड प्रोटीन नहीं बन रहा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि हमारे पास अब ब्लड प्रोटीन नहीं बन रहा? उसका सिंपल बेसिक रीज़न ये है कि हमारे पास रिप्लेसमेंट हो गई U की। U आना था तो ब्लड प्रोटीन बनना था, लेकिन U नहीं आया, इसीलिए ब्लड प्रोटीन नहीं बना। अब कोई और सा प्रोटीन बन रहा है लेकिन ब्लड प्रोटीन नहीं बन रहा क्योंकि U नहीं है यहाँ। तो बात समझ आ रही है? अब ये इतना माइनर सा चेंज, ये कहलाता है हमारे पास जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेट कर गई और इस म्यूटेशन के रिजल्ट में क्या हुआ? दूसरा टाइप ऑफ प्रोटीन बन गया, और वो प्रोटीन जो बनना था वो नहीं बना, उसके बजाय दूसरा टाइप ऑफ प्रोटीन बन गया। दैट्स कॉल्ड द जीन म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशंस
सच एज, अब देखो किस तरह की म्यूटेशंस होती हैं। ये सब्स्टिट्यूशन भी हो सकती है, इट कैन बी डिलीशन, इंसर्शन, इन्वर्जन और फ्रेम शिफ्ट, ठीक है, जिसको हम आगे डिटेल में समझेंगे। लेकिन 3 टर्मिनोलॉजीज यहाँ आपको ऑलरेडी समझ आ गई। इन्वर्जन क्या है वो आगे समझाऊंगा, ठीक है, एंड फ्रेम शिफ्ट क्या है वो भी बाद में समझाऊंगा। 3 चीज़ें समझो यहाँ। डिलीशन यानी कि ए यू जी की जगह यू डिलीट हो गया, तो अब ए और जी बचा, ठीक है, समझ रहे हो यहाँ। तो अब क्या प्रोटीन बनेगा? बात तो वही है ना कि यू भी तो चाहिए था, यूरेसिल डिलीट हो गया, क्योंकि अक्सर हो सकता है रेप्लिकेशन में यूरेसिल नहीं आया। ये डिलीट कैसे हो रहा है? ये चेंजिंग है सारे रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेट हो रहा है, तो रेप्लिकेशन में हो सकता है कि वो चीज़ नहीं बनी जो बननी थी, वो चेंज हो गई। तो उसके रिजल्ट में क्या हुआ? उसके रिजल्ट में हमारे पास सिंपल ये हुआ कि वो जो प्रोटीन बनना था उस टाइप का प्रोटीन बनेगा ही नहीं। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? रिप्लेसमेंट, या सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? बेसिकली रिप्लेसमेंट, यानी कि उस जगह कुछ और आ गया। यू था लेकिन मैंने जी रख लिया, लाइक जी हमारे पास आ गया आफ्टर द रेप्लिकेशन, ठीक है, दैट गाइड पॉसिबिलिटी ए आ गया, ठीक है। अब टी तो नहीं आ सकता, वाई? टी क्यों नहीं आ सकता? बिकॉज दिस इज एन एम आर, इट इज़ आर एन एम आर एन ए या आर एन ए, दिस इज़ नॉट डी एन ए। अब डी एन ए नहीं है तो फिर टी कहाँ से आएगा? थायमाइन नहीं आएगा, ठीक। और उसके अलावा क्या है? इंसर्शन। इंसर्शन का मतलब है ए यू जी सी या ए यू जी जी या ए यू जी ए या ए यू जी यू, एक और आपने नाइट्रोजनस बेस को इंक्लूड कर दिया। तो तीनों का एक ही मकसद हुआ है कि चाहे कुछ भी हो, जीन म्यूटेट कर गई तो वो प्रोटीन नहीं बन पा रहा, क्योंकि प्रोटीन बनने के लिए ए और यू और जी, बस ये 3 हमें बस चाहिए थे सीक्वेंस, और वो ही नहीं है तो फिर कैसे बनेगा? दैट्स कॉल्ड द जीन म्यूटेशन, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट may रिजल्ट इन अल्टर प्रोटीन, एक डिफरेंट टाइप ऑफ, एक न्यू टाइप ऑफ प्रोटीन, एक चेंजेबल प्रोटीन, एक ऐसा प्रोटीन जो कि नहीं चाहिए था हमें और वो बन गया, और जो चाहिए था वो नहीं बना, ठीक है। अलील्स क्या होते हैं? दैट्स द वेरिएंट्स ऑफ जीन्स कॉज्ड बाय म्यूटेशंस। अलील्स होते हैं वो वेरिएंट्स ऑफ जीन्स दैट आर कॉज्ड बाय द म्यूटेशन, जो म्यूटेशन से कॉज होते हैं। म्यूटेशन के रिजल्ट में जो वेरिएंट्स बन रहे हैं वो जीन कहलाए। फॉर सपोज इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो कि आप A2 में पढ़ने वाले हो अलील्स के बारे में इन वेरी डिटेल, पर यहाँ पर देखो फिर वही बात है, क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ मेंशन है, तो अब आप इसकी डेफिनेशन को याद करो। पूछा गया तो आपको इसका मार्क गेन करना है, सिक्योर करना है यहाँ पे, मार्क्स को छोड़ना नहीं है यहाँ पर। तो अलील क्या है? वेरिएंट ऑफ जीन, वेरिएंट्स ऑफ जीन्स का मतलब है जीन्स जब भी म्यूटेट कर जाए। फॉर सपोज AUG बना रही थी ब्लड प्रोटीन, लेकिन आपने AUC रख दिया, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप यू को तो जस्ट मैंने एग्जांपल रखा ना कि यू को रिप्लेस करना है, यू को डिलीट करना है। हो सकता है यू अपनी जगह पे, ए अपनी जगह पे, जी हमारे पास सब्स्टिट्यूट हो गया बाय द सी, तो एक नया किस्म का प्रोटीन बन गया। वो प्रोटीन जो कभी ज़िंदगी में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो एक नया वेरिएंट निकल कर आ गया। फिर सी की जगह मैंने हटाकर, यानी कि जी जो कि सी बन गया था, अब उस जी को मैंने बना दिया ए, ठीक है, एडेनाइन ऐड कर दिया, तो एक नया किस्म का प्रोटीन बन गया। तो नए नए प्रोटीन्स बन रहे जो कभी एग्जिस्ट नहीं करते थे, या दूसरे प्रोटीन्स है, वेरिएंट्स बन गए ना भाई, बहुत सारी वैरायटी हो गई है उस सिस्टम में। So that is called basically the variety or the variance of genes. That's called alleles. ठीक है, बाकी फिक्र की बात नहीं है, A2 में मज़ीद डिटेल होगी, पर AS में इतना याद रखो बस। उसके अलावा आप सिकल सेल एनीमिया को पढ़ने वाले हैं अब, क्योंकि दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सिकल सेल एनीमिया हमारे पास जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, ठीक है, caused by a change in the base sequence of amino acids in the beta polypeptide chain, ठीक है। बीटा पॉलीपेप्टाइड, अब ये सारा कुछ याद करना है आपको। MCQ बन सकता है कि अल्फ़ा या बीटा, ठीक है, या डेल्टा या गामा, इस तरह के आपको क्वेश्चन दे सकते हैं वो मे बी इन योर एग्जाम्स, कि कौन से पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज आया है, ठीक है। तो कौन सी पॉलीपेप्टाइड चेन में चेंज आया है? इन द बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा पॉलीपेप्टाइड चेन में कोई चेंज नहीं आया। उसके अलावा ये किस चीज़ का चेंज है? बेस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, यानी कि जो मैंने आपको ऊपर समझाया, उसकी वजह से चेंज आ गया। एडेनाइन रिप्लेसेस थायमाइन इन CTT ट्रिपलेट फॉर्मिंग CAT, यानी कि एडेनाइन ने थायमाइन को रिप्लेस कर दिया। असल कोड था CTT, यानी कि साइटोसाइन थायमाइन जो बना रहा था हमारे पास ब्लड प्रोटीन, ठीक है। तो उस जो हमें बनाया था बीटा पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है, इन द ब्लड,
उसको चेंज कर दिया, उसमें टी जो मिडिल वाला टी है यानी द सेकंड टी सॉरी द फर्स्ट टी या फिर हमारे पास जो सेकंड नाइट्रोजनस बेस है या फिर हमारे पास जो सेकंड ये जो हमारे पास इन द मिडिल टी है, दिस इज रिप्लेस्ड बाय एडेनाइन ए। अब जब ये एडेनाइन के साथ रिप्लेस हो गया तो एक नई हमारे पास वेराइटी आ गई, एक नई चीज़ आ गई, दैट्स कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया एंड दैट्स नॉट गुड बाय द वे। ठीक है, तो देख रहे हो कि किस तरह से हमारे पास चेंज आ रहा है जब हमारे पास सिर्फ एक लाइक टी को जो है वो रिप्लेस कर दिया बाय ए ने टी को रिप्लेस कर दिया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, CAT बन गया। जब CAT फॉर्म हुआ तो हमारे पास वो प्रोटीन नहीं बनी जो बननी चाहिए थी, उसके बजाय कुछ और प्रोटीन बन गई जिसने सिकल सेल एनीमिया को कॉज कर दिया। दिस टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। ये जो टाइप ऑफ म्यूटेशन है ये इसका नाम क्या है स्पेसिफिक, इसका स्पेसिफिक नेम है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पर टी रिप्लेस हो गया ए से, तो ये रिप्लेसमेंट हुई है ना, यानी कि सब्स्टिट्यूशन हुई है, तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाती है। ठीक, ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ सिकल सेल हीमोग्लोबिन द अमीनो एसिड वेलाइन GTG, वेलाइन का ये आप याद कर लो, वैसे याद करने की ज़रूरत है नहीं, GTG which is non-polar is incorporated instead of glutamic acid GAG. Having this non-polar R group on the outside of the molecule makes the cell less soluble in water, and this how individuals with 2 copies of hemoglobin alleles inherit the disease recessive. ठीक है, रिसेसिव आपको इतना याद भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे आप बोला वैसा करके आए हो, ठीक, तो आपको ऑलरेडी रेसेसिव की मतलब पता होगा। ठीक है, रिसेसिव हम बाद में भी कवर करते हैं। देखो पहले ये चीज़ समझो, हमारे पास जब सिंथेसिस हुआ सिकल सेल हेमोग्लोबिन का, तो उसमें हमारे पास जो वेलाइन था ना दैट इज़ नॉन पोलर इन स्ट्रक्चर। नॉन पोलर हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड है ना, ग्लूटामिक एसिड इज़ पोलर इन नेचर, वेलाइन इज़ नॉन पोलर इन नेचर। जब वेलाइन आकर फॉर्म होगा, वेलाइन बन जाएगा, तो वो वाटर में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होने की वजह से जो आउटसाइड ऑफ मॉलिक्यूल है, आउटसाइड ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, दैट मेक्स द सेल लेस सॉल्युबल। वो वाटर में उसको सॉल्युबल नहीं होगा, डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है, लेस सॉल्युबल बना देगा, और उसकी वजह से जो RBCs का जो शेप है वो चेंज हो जाता है। हीमोग्लोबिन होता है ना RBCs में, RBCs का शेप चेंज हो जाता है। जब ये शेप चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई नाउ दिस इज कॉल्ड द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल हीमोग्लोबिन मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे बनता है। हमारे पास जो ग्लूटामिक एसिड है जो वाटर सॉल्युबल है, उसकी जगह आ जाता है वेलाइन विच इज़ नॉन पोलर इन नेचर। नॉन पोलर होने की वजह से वो वाटर में डिजॉल्व नहीं करता। जब डिजॉल्व नहीं करता वाटर में, तो हमारे पास क्या होता है, उसका जो आउटसाइड स्ट्रक्चर है जिसको पोलर होना चाहिए था इन नेचर, वो नॉन पोलर है इन नेचर। और नॉन पोलर होने की वजह से हम क्या कह रहे हैं कि वो वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, और उसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट और चेंज हो जाता है। दिस चेंज इन स्ट्रक्चर दैट इज़ वाई वी कॉल इट द सिकल सेल एनीमिया। इंडिविजुअल्स विद 2 कॉपीज ऑफ हीमोग्लोबिन एलील इनहेरिट द डिसीज। जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, 2 कॉपीज़ और हीमोग्लोबिन की रखते हैं, और जो छोटा सा आपको साइड में ऊपर S दिखा हुआ है दैट्स रिप्रेजेंटिंग द सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, और रिसेसिव एलील का क्या मतलब है, उनका जो रिसेसिव एलील का बेसिकली मतलब ये है कि दैट इज़ नॉट द डोमिनेंट, दैट इज़ प्रेजेंटेड व्हेन द डोमिनेंट इज एब्सेंट। या फिर रिसेसिव का मतलब है कि अगर रिसेसिव के पास है, तो अगर तो दोनों उसके पास हमारे पास जो दोनों जीन्स है वो दोनों जीन्स है जो है हमारे पास वो रिसेसिव है फॉर सपोज, तो उसका मतलब है कि वो ट्रांसफ़र होगा डिजीज़। या अगर एक रिसेसिव है और एक डोमिनेंट है, तो इसका मतलब है कि उसमें वो खुद तो उसको डिजीज़ नहीं है, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर सकता है, एबिलिटी रखता है। ठीक है, तो जहाँ पर भी रिसेसिव हमारे पास अलील होगा उस चीज़ का, तो वो अपनी इन द फ्यूचर इनहेरिट कर सकता है। इनहेरिट का मतलब ये कि अपने बेबीज़ में ट्रांसफ़र कर सकता है वो सेम डिजीज़ सिकल सेल एनीमिया का। ना मूव टुवर्ड द प्रोटीन सिंथेसिस। अब समझते हैं कि प्रोटीन बनता कैसे। ये तो हमने सिकल सेल एनीमिया को थोड़ा सा डिस्कस किया बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस, और यहाँ पर आपको वेलाइन का और ग्लूटामिक एसिड का बताना था और कोड्स का बताना था। तो क्योंकि आपसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, थ्योरीज पूछी जाती हैं, तभी मैंने आपको ये सब बता दिया। अब पढ़ते हैं प्रोटीन सिंथेसिस कि प्रोटीन बनता कैसे। ठीक है, सबसे पहले समझो, ट्रांसक्रिप्शन होती है, उसके बाद ट्रांसलेशन। दे आर ओनली टू प्रोसेस इन योर प्रोटीन सिंथेसिस। नंबर 1 इज़ द ट्रांसक्रिप्शन, नंबर 2 इज़ द ट्रांसलेशन। दोनों की जगह का पता होना चाहिए, कहाँ होती है, कैसे होती है, कौन करता है, कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, क्या एंजाइम यूज़ होते भी या नहीं होते, किस तरह से बनता है, कौन कौन से स्ट्रक्चर से, कौन कौन से नाम से है, कोई जीन याद करने की जरूरत है, ऑफकोर्स सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, नहीं समझते हैं क्विकली। Transcription is the process by which the enzymes uses the sense strand
of DNA as a template to produce a messenger RNA molecule. सिंपल आसान लफ्ज़ों में DNA से mRNA बनता है, ठीक है। DNA का एक सिंगल स्ट्रैंड यूज़ होता है टू मेक द mRNA। आपने प्रीवियस वीडियो में हमने डिटेल से पढ़ा था कि ये कैसे अनवाइंडिंग होती है प्रोटीन की, ठीक है, सॉरी DNA की। तो उसमें हमारे पास क्या हो रहा है, DNA से RNA बन रहा है। RNA कौन सा बन रहा है, नाउ यू नीड टू स्पेसिफाई। अगर आप RNA लिख दोगे मार्क नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि आपको स्पेसिफाई करना है ना कि व्हाट टाइप ऑफ RNA it's being made. In your mark scheme you just check out के बोल्ड करते हैं वो कि mRNA बन रहा है। और जब आप M नहीं लिखोगे मीन्स मैसेंजर RNA, तो फिर हाउ कैन यू जस्ट से दैट हमारे पास किस टाइप का RNA बन रहा है, ठीक है। तो mRNA को आपको मेंशन करना है यहाँ पर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट की पॉइंट, यू नीड टू नो अबाउट इट। उसके बाद RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू अ रीजन ऑफ जीन कॉल्ड प्रमोटर। RNA जो है वो DNA के उस जगह पर, बेसिकली जीन की उस जगह पर लगता है जिस जगह को हम प्रमोटर कहते हैं। प्रमोटर होती है वो जगह जहाँ पे RNA पॉलीमरेज आकर DNA पे अटैच हो जाए। और DNA पॉलीमरेज क्या है, ठीक है, RNA पॉलीमरेज क्या है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी तो आपको वहाँ से अंदाज़ा होगा और फिर आप यहाँ पर इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हो फर्दर। तो RNA पॉलीमरेज आकर लगता है प्रमोटर वाली जगह पर। प्रमोटर जीन की वो जगह होती है जहाँ पर RNA अटैच होता है, आकर सॉरी RNA पॉलीमरेज आकर अटैच होता है। RNA पॉलीमरेज इज़ अ टाइप ऑफ एंजाइम, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये सिग्नल करता है DNA को ताकि DNA अनवाइंड हो जाए, ताकि बेसिस क्लियरली विजिबल हो और इजीली रीड कर सके। रीड करने का क्या मतलब है कि वो देख सके कि अगर फॉर सपोज, ये बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर फॉर सपोज DNA में हमारे पास एडेनाइन है और RNA बन रहा है, तो RNA में DNA का अपोजिट बन रहा है, एक स्ट्रैंड बन रही है। तो सबसे पहले तो RNA आके प्रमोटर पे आके अटैच हो गया और अटैच होने के बाद अनवाइंड कर दिया। इस अनवाइंडिंग से क्या हुआ है, इस अनवाइंडिंग से क्लियरली विजिबल हो गया है सारी हमारे पास बेसिस। अब बेसिस को रीड करने के बाद वो न्यू बेसिस जो अटैच कर रहा है वो किस तरह कर रहा है, देखो DNA में अगर हमारे पास एडेनाइन है यानी कि A, तो हमारे पास जो RNA है उसमें T नहीं आएगा, थायमाइन नहीं आएगा, क्योंकि थायमाइन DNA में होता है। यूरेसिल आएगा, U आएगा। समझ आ रही है बात। इसी तरीके से अगर DNA में थायमाइन है, T है, तो RNA जो बन रहा है उसमें A आएगा। दिस इज़ कॉम्प्लीमेंटरी, ठीक है। तो ये चीज़ समझना थोड़ी ज़रूरी थी। द स्ट्रैंड दैट्स रीड इज़ द सेंस स्ट्रैंड। अब वो स्ट्रैंड जो रीड कर रहे हैं उसे हम सेंस स्ट्रैंड कहते हैं। और टेम्पलेट स्ट्रैंड यहाँ पर गिवन है आपके पास, ठीक है। सेंस स्ट्रैंड आपके पास यहाँ पर ओके, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको गिवन है, टेम्पलेट स्ट्रैंड आपको गिवन है जहाँ पर हम रीड कर पा रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा RNA पॉलीमरेज गिवन है, आपको डायरेक्शन ऑफ सिंथेसिस गिवन है कि टुवर्ड्स द लेफ्ट हमारे पास जो है वो सिंथेसिस हो रहा है, सॉरी टुवर्ड्स द राइट हमारे पास सिंथेसिस हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा प्रमोटर वाली जगह आपको विजिबल है। प्रमोटर वो जगह जहाँ पर RNA आके बाइंड कर रहा था और फिर RNA बाइंड करके आगे फर्दर मूव ऑन कर रहे हैं, तो प्रमोटर बेसिकली वो जगह होती है। RNA polymerase reads sense strand in a third to fifth direction and generates mRNA from fifth to third। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था हमारे पास जो रेप्लिकेशन होती है बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारे पास जो थर्ड से फिफ्थ स्ट्रैंड पर स्ट्रेट लाइन चल रही होती है, ठीक है। लाइक हमारे पास जो DNA है वो थर्ड स्ट्रैंड से फिफ्थ स्ट्रैंड पर रीड कर रहा है, तो हम उसके ऑपोजिट जाकर फिफ्थ स्ट्रैंड से थर्ड स्ट्रैंड पर mRNA के कोर्स को अटैच करते हैं, ठीक है। एक थर्ड स्ट्रैंड से फिफ्थ स्ट्रैंड पे जा रही है और एक फिर फिफ्थ, वो थर्ड स्ट्रैंड से फिफ्थ स्ट्रैंड को रीड कर रहा है। रीड करने के बाद उसके एंटी पैरेलल, दिस वाज द वर्ड वी नो, एंटी पैरेलल, जहाँ पर फिफ्थ से थर्ड हमारे पास स्ट्रेट लाइन बन रही है, मतलब इन द डायरेक्शन वो सिंथेसिस कर रहा है, जनरेट कर रहे हैं mRNA को। दिस एंटी पैरेलल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको इन द थ्योरी पेपर यू नीड टू मेंशन वरना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। 3 to 5 इसकी जो डायरेक्शन है DNA की जो डायरेक्शन है, DNA की डायरेक्शन है 3rd to 5th। ये वहाँ से चीज़ को रीड कर कर फिर जिस डायरेक्शन में बेसिस को ऐड करके mRNA बना रहे हैं ना, पढ़ पढ़ कर रीड करके, वो जिस डायरेक्शन में बना रहे हैं वो 5th to 3rd हमारे पास डायरेक्शन है। एंड यू नीड टू नो अबाउट इट। ये चीज़ सिर्फ पता नहीं होनी ज़रूरी, आपको लिखना भी चाहिए और MCQs में घुमा फिरा के भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड डायरेक्शन से फिफ्थ डायरेक्शन तक पढ़ेगा कौन, RNA पॉलीमरेज जो कि एक एंजाइम है, और जनरेट कैसे करेगा mRNA को जनरेट करेगा टू द एंटी पैरेलल डायरेक्शन, ऑपोजिट डायरेक्शन, फिफ्थ टू थर्ड, ठीक है। उसी के साथ साथ पढ़ेंगे that when RNA polymerase has reached the terminator sequence at the end of the gene, transcription stops।
अब जब आरएनए पॉलीमरेज पहुंच जाता है टू द टर्मिनेटर सीक्वेंस, यानी कि जीन के बिल्कुल आखिर में पहुंच जाता है, जिसको हम टर्मिनेटर सीक्वेंस भी कह रहे हैं, तो उसकी जब एंड में पहुंचेगा तो ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाती है, वहाँ ट्रांसक्रिप्शन रुक जाती है, वहाँ एमआरएनए बनना स्टॉप हो जाता है, और उसी के साथ साथ एंजाइम डिटैचेस। कौन सा एंजाइम? आरएनए पॉलीमरेज डिटैचेस फ्रॉम द जीन एंड डीएनए रिटर्न्स टू ओरिजिनल स्ट्रक्चर। जब फिर आरएनए पॉलीमरेज हट जाता है और डीएनए वापस बाइंड हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जिनका ओरिजिनल स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो वैसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। And at the last triplet transcribed to mRNA is a DNA triplet coding for stop. जो जब ये बात समझना, हमारे पास जो लास्ट ट्रिपलेट होता है ना, ट्रिपलेट का मतलब क्या होता है? 3 बेसिस सीक्वेंस। तो हमारे पास जो लास्ट 3 बेसिस सीक्वेंस होता है वो हमारे पास जो mRNA के अंदर आता है, दैट इज़ फ्रॉम द DNA ट्रिपलेट कोडिंग फॉर स्टॉप। स्टॉप का क्या मतलब है? रोक देना। किस चीज़ को रोक देना? इस ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन कंटिन्यूसली थोड़ी होगी, ट्रांसक्रिप्शन रुकती भी है। इन DNA द स्टॉप कोडोन्स आर UAA, UGA एंड UAG। अब ये बात बहुत शॉकिंग है, आई नो, पर आपको ये पता होना चाहिए। आपसे MCQs में पूछ सकते हैं, और पूछा गया है, इसे पूछ सकते नहीं है, आपसे पूछ सकते हैं इसलिए बिकॉज पूछा गया है, ठीक है। और ATT, ATC और ACT, ये DNA के ट्रिपलेट कोड्स भी आप याद करो, ठीक। स्टॉप कोडोन क्या होता है? कोडोन्स दैट टर्मिनेट ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करता है, शुरू करता है। उसके अलावा डज नॉट स्पेसिफाई एनी अमीनो एसिड, देखो अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता कि अगर स्टॉप कोडोन कई बार है तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि हमने पढ़ा है, अभी हम जीन्स में इतना पढ़ चुके हैं कि हमारे पास जो जीन्स होती है वो DNA बना रही होती है, सॉरी वो प्रोटीन बना रही होती है, अमीनो एसिड्स बना रही होती है। ये किसी टाइप ऑफ अमीनो एसिड को स्पेसिफाई नहीं करता, ये सिर्फ कहता है कि आप ये जहाँ पर होगा इसका मतलब है कि स्टॉप कोडोन है, ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देता है, ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर देता है, बस। ये नहीं करता कि किसी टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए स्पेसिफिक हो, ठीक है। तभी ये सब में सेम होता है और तभी आपको याद करने की भी ज़रूरत है। हैज़ नो कॉम्प्लीमेंटरी tRNA या एंटी कोडोन, इसका कोई एंटी कोडोन नहीं होता इन द ट्रांसफ़र RNA, ठीक है, ट्रांसफ़र राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसका कोई एंटी कोडोन नहीं होता। उसके अलावा causes the release of a completed polypeptide chain, this causes a release of a complete polypeptide chain का मतलब है कि पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ होती है, ठीक है, जब ये आकर लगता है तो इसकी वजह से एक पॉलीपेप्टाइड चेन रिलीज़ होती है। वो पॉलीपेप्टाइड चेन रिस्पॉन्सिबल होगी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि पूरी एक लंबी सी, देखो mRNA एक लंबी चेन है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन, दिस पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ रिलीज्ड, कहाँ जा रही है अभी ये? अच्छा, जो ट्रांसक्रिप्शन हुई है ये हुई कहाँ पर है? दैट इज़ इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर हुई है, ठीक है। DNA में हो रही है ना, DNA कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर है, सेल में। लोकेशंस पूछी जाती है आपसे। अब समझो DNA में क्या, अब ये जो mRNA का स्ट्रैंड है ना, ये mRNA का स्ट्रैंड DNA न्यूक्लियस से बाहर आएगा, इन द सेल न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा। साइटोप्लाज्म में राइबोसोम्स वो फंक्शन करते हैं ट्रांसलेशन का। चैप्टर फर्स्ट पढ़ के वहाँ हम लोगों ने राइबोसोम्स का पढ़ा था। ट्रांसलेशन यहाँ पर होती है इन द राइबोसोम्स। तो ट्रांसक्रिप्शन का होती है न्यूक्लियस में, ट्रांसलेशन कहाँ पे होती है? राइबोसोम्स में। कैसे होती है ये समझते हैं अब। प्रोसेस बाय विच द जेनेटिक कोड इन mRNA इज रीड टू मेक अ प्रोटीन। एक ऐसा ये बेसिकली प्रोसेस होता है इन विच जेनेटिक कोड इन mRNA इज रीड टू मेक अ प्रोटीन। अब जो mRNA अपना जेनेटिक कोड लेकर आ रहा है ना, कहाँ से लेकर आ रहा है? ये सारा आप ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ चुके हो। DNA से कॉपी करके RNA बनाया, mRNA अब आ गया राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम में हमारे पास जो mRNA है वो राइबोसोम अटैच करेगा, और उसी के साथ साथ उसके पास tRNA भी होता है, ट्रांसफ़र RNA के पास एंटी कोडोन्स होते हैं, mRNA के पास कोडोन्स होते हैं। कोडोन्स बेसिकली वही जो जेनेटिक कोड रखते हैं अपने पास, ठीक। और उसको पढ़ कर फिर राइबोसोम हमारे पास क्या बनाएगा? वो हमारे पास प्रोटीन बनाएगा, दैट्स स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बनता है यहाँ पर। और उसके अलावा you need to make sure that the mRNA leaves the nucleus and bind to the smaller ribosomal unit. राइबोसोम्स के स्मॉलर यूनिट पे बाइंड होता है। अब ये भी समझ लो, हमने 2 यूनिट्स पढ़े थे, एक बड़ा यूनिट होता है लाइक लार्ज यूनिट, एक स्मॉल यूनिट, दोनों मिलते हैं और राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइट। तो स्मॉल रीजन ऑफ द राइबोसोम, उधर आके हमारे पास क्या अटैच होता है? mRNA अटैच होता है। Now I quickly see just this structure in which the ribosome is visible to you guys। हमारे पास यहाँ पर राइबोसोम गिवन है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पर कुछ ऐसे नाम है जो आपने शायद पहली ज़िंदगी में नहीं देखे कभी, ठीक है।
और दीज आर बेसिकली द नेम ऑफ द प्रोटीन्स। वेल यू डू नॉट नीड टू नो अबाउट द नेम एज वेल, ठीक है, पर याद कर लो तो टू बी ऑन द सेफ साइड सही रहोगे। mRNA का स्ट्रैंड है, ठीक है, स्टार्ट कोडोन है। स्टार्ट कोडोन वो कोडोन जो कि बेसिकली ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर रहा है। tRNA का स्ट्रक्चर विजिबल है, ठीक है, इसमें tRNA का स्ट्रक्चर में हमारे पास ये इस तरह का कुछ प्लस टाइप कुछ स्ट्रक्चर होता है, लाइक आई कैस लाइक दैट, ठीक। और नीचे हमारे पास है, हमारे पास क्या है, एंटी कोडोन से। जो हमारे पास mRNA है उसके कोड से, कोडोन से एंटी कोडोन आपस में मैच कर रहे हैं, और उसके बाद tRNA जो है उसकी ऊपर वाली सरफेस पर हमारे पास 3 किस्म के अलग अलग मॉलिक्यूल्स है। जो हवा में ये एक मॉलिक्यूल है, लाइक नॉट इन हवा बट इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज द रेड मॉलिक्यूल, ठीक है। और हमारे पास ये कौन सा प्रोटीन बना है, लाइसिन बना रहे हैं, दिस इज द लाइसिन अमीनो एसिड नेम। तो हर अमीनो एसिड के डिफरेंट नाम है, ठीक है। तो अब बेसिकली क्या हुआ है, हमारे पास ये जो 3 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, ये हमारे पास आपस में अटैच हो रहे हैं। ट्रांसफ़र आरएनए आ रहा है, tRNA आपस में एक बेसिकली उसको लेकर आ रहा है, अमीनो एसिड को लेकर आ रहा है। और जब ये अटैच हो रहे हैं सीक्वेंस से, तो फिर tRNA रिमूव हो रहा है, और जो मॉलिक्यूल है वो आपस में वहीं पर ही लग रहा है, यानी कि अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल आपस में वहीं पर ही अटैच हो रहा है, उससे प्रोटीन बन रहा है। Every 3 bases a codon on mRNA codes for a specific anticodon which is carried by a transfer RNA tRNA molecule, ये बता चुका हूँ, ठीक है। यानी कि 3 बेसिस जो होती है हमारे पास, यानी कि 1 सिंगल कोडोन, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री इन द शेप होता है, स्पेसिफिक होता है टू द एंटी कोडोन मॉलिक्यूल, ताकि फिर प्रोटीन बने। देखा, तुम यहाँ पे चेक कर रहे हो, स्पेसिफिसिटी को चेक कर रहे हो तुम, कितनी ज़्यादा स्पेसिफिक चीज़ें हो रही हैं। ईच डिफरेंट tRNA इज कोवेलेंटली लिंक्ड टू अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड। जितने भी जो tRNA है वो कोवेलेंटली लिंक होते हैं टू द अमीनो एसिड। लाइक फॉर सपोज हमारे पास लाइसिन है, ठीक है, ये एक प्रोटीन है। वैसे आपको नाम याद करने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर्स वगैरह तो बिल्कुल भी याद नहीं करने। ये जो अमीनो एसिड्स हैं, इनका जो ये जो tRNA के साथ बॉन्ड बनाते हैं, ये कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, लिंक्ड होते हैं। लेकिन ये परमानेंटली लिंक नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्ड टूट भी जाता है, और ये टूटते हैं क्योंकि tRNA आता है अपने उसके साथ, अमीनो एसिड के साथ। जब वो देख लेता है कि कोडोन जो मेरा एंटी कोडोन है वो mRNA के कोडोन के साथ मैच हो रहा है, जैसे यहाँ पे अटैच और डिटैच हो रहा है, वो ऊपर से आके अटैच होगा, फिर अटैच से डिटैच होगा। वेल डिटैच दिखाया हुआ नहीं है, पर डिटैच हो जाता है, tRNA रिमूव हो जाता है, अमीनो एसिड वहीं का वहीं रहता है, ठीक। तो mRNA अगर हमारे पास है AUG, UGC या फिर AAG, तो हमारे पास उसका जो tRNA है दैट इज़ UAC, ठीक है, हाँ। और उसी के साथ हमारे पास है ACG और उसके साथ है UUC। अब ये जो UAC है, ये एक टाइप ऑफ प्रोटीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसी के साथ UUC और ACG, ये हमारे पास जो एंटी कोडोन्स है tRNA में, इसके नीचे प्रोटीन बना हुआ है, जिनके नाम आपको शॉर्ट फॉर्म में गिवन है, तो नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रोटीन्स बन रहे हैं ना, ये प्रोटीन्स को लेकर आने, आपस में अटैच और डिटैच हो रहे हैं, और प्रोटीन आपस में फिर बन रहा है। दिस इज़ व्हाट द प्रोटीन फॉर्मेशन अकरिंग है, और ट्रांसलेशन का प्रोसेस फिर अकर हो रहा है। सिंस देयर आर 4 बेसिस ATCG, ठीक है, एंड ईच कोडोन हैज़ 3 बेसिस, तो हम 4 को क्यूब कर देते हैं बाय 64, ठीक है। 4 का जब क्यूब हो जाएगा तो इसका आंसर बनेगा 64। देयर आर 64 पॉसिबल कोडोन्स, मोर देन इनफ टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स। 20 अमीनो एसिड्स के लिए अब देखो तुम्हारे पास सिर्फ 4, यहाँ पर सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, इसको इतना डिटेल से नहीं समझना। वेल बस ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो 4 बेसिस है ना ATCG, तो अगर हम 4 करें, क्योंकि हमारे पास 4 बेसिस है ATCG, इस 4 पर हम क्यूब लगाएं, क्योंकि एक बात समझना, एक हमारे पास जो tRNA है उसके पास कितने, हमारे पास एक एंटी कोडोन है tRNA के पास, उस एक एंटी कोडोन में कितनी बेसिस है, 3। mRNA के पास 3 कोडोन, एक कोडोन में 3 बेसिस है, तो 3 बेसिस है, ठीक। टोटल बेसिस कितनी है हमारे पास ATCG, ठीक है, AUGC भी कह सकते हैं, लेकिन हम लोग ये कंसीडर करते हैं 4, ठीक है, मतलब TO या UO, लेकिन 4 हैं टोटल बेसिस। DNA में अलग है, RNA में अलग है, T और U का फ़र्क है, लेकिन है टोटल 4। इन 4 पर क्यूब लगा दो, यानी 4 पर क्यूब लगाओ। क्यों लगा रहे हो, उसका रीज़न है कि हमारे पास एक जो है, अब एक बात समझना, एक हमारे पास लाइक अगर है बेस, तो उस पर हमारे पास 3 बेसिस बन रही है। लाइक tRNA पे एक कोडोन में 3 बेसिस है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि हमारे पास एंटी कोडोन में क्या है, प्रोटीन है ना, तो द प्रोटीन इन नेचर, एंड देन वी से हमारे पास 64 मैक्सिमम चांसेस पॉसिबिलिटीज़ हैं कोडोन्स की, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि विच इज़ मोर देन इनफ फॉर आर 20 अमीनो एसिड्स। सिर्फ 20 अमीनो एसिड्स के लिए हम इतने ज़्यादा क्वांटिटी, यानी कि 64 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास मॉलिक्यूल्स की। यहाँ पर ये चीज़ समझो,
ठीक है। तो इतनी ज़्यादा कोई डिटेल से नहीं समझ रहा इस बात को, पर यहाँ पर ये चीज़ दैट इज़ बेसिकली वन ऑफ थिंग द पॉसिबिलिटी, ठीक है। और एमसीक्यूज़ आपको घुमा फिरा के हो सकता है वो पूछ लें, मे भी हो सकता है, ठीक है। मैंने आपसे थ्योरी से क्वेश्चंस कर सकती हैं, ठीक है। और एक मैंने कमेंट भी देखा था, उसमें एक कोई पूछ रहा था कि पेपर 3 से रिलेटेड आप नहीं बता रहे, आप ये बता रहे हैं कि पेपर 1 या पेपर 2 में क्या क्या आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। तो बेसिकली पेपर 3 में आपके पास न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन सिंथेसिस या इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम, इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं आता, ठीक है। क्योंकि आपको ऐसा कोई प्रैक्टिकल सच देते नहीं है जिसमें वो इस चैप्टर्स को इस तरह से लिंक करने की कोशिश करें। तो इसलिए पेपर 3 का कोई रेफरेंस नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे लाइक एंजाइम्स या फिर सेल स्ट्रक्चर्स, जिसमें मैग्नीफिकेशन का वाइटल प्ले रोल करती है वो अपना पेपर 3 में, तो उस लिहाज से वो आता है। बाकी एक अलग से गाइड शुरू करनी है पेपर 3 की, तो उसमें मैं आपको बता दूंगा पेपर 3 से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा हम ये पढ़ते हैं कि सम कोडोन्स आर स्पेशल सच एस AUG इज अ स्टार्ट कोडोन, ठीक है, याद कर लो, इट्स बेटर फॉर यू गाइस के याद कर लो। एंड इनिशिएट्स अ ट्रांसलेशन बाय कोडिंग फॉर मिथायोन, ठीक है, मिथायोनाइन बेसिकली, सॉरी इट्स मिथायोनाइन, ठीक है। तो मिथायोनाइन बेसिकली हमारे पास इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन, और ये स्टार्ट होता है बेसिकली, ठीक है, जो हमारे पास स्टार्ट कोडोन कहलाता है, और इसमें पहला प्रोटीन मिथायोनाइन आके लगता है। और हाँ, ये स्पेशल प्रोटीन कहलाता है, सॉरी स्पेशल कोडोन कहलाता है, क्योंकि ये कोडोन ट्रांसलेशन को स्टार्ट करता है, एंड दैट इज़ AUG को याद कर लेना। अब जल्दी से सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। एन इनिशिएटेड tRNA adheres to a start codon. The tRNA that corresponds to the next codon after the start codon enters the ribosome carrying an amino acid with it, which becomes covalently bound to the methionine from the initiated tRNA. The first tRNA detaches and leaves the ribosome, which has shifted over, making room for the next tRNA molecule. अब ये वो सारी वही चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। हमारे पास एक tRNA होता है, उस tRNA के अंदर एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास, जो कि अमीनो एसिड का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड। वो आकर हमारे पास लगता है, और जब हमारे पास tRNA का जो स्टार्ट कोडोन है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो बेसिकली ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर देता है। तो फिर हमारे पास उसके बाद क्या होता है, ट्रांसलेशन बिगिन होती है, और हमारे पास जो ये जो tRNA है या कि अटैच हो रहा है, और इसका जो एंटी कोडोन है वो mRNA के कोडोन से अटैच हो रहा है, और फिर जब मैच कर गया तो अब ये प्रोटीन यहीं पे अटैच होगा और tRNA रिमूव हो गया उस जगह से। इसलिए क्या हुआ कि दूसरा tRNA अब एबल है कि वो आके वापस राइबोसोम पर लग जाए और उसी के साथ साथ फंक्शन प्रोसीड कर पाए, ठीक है। और इसी तरीके से 64 पॉसिबिलिटीज़ है हमारे पास फॉर जस्ट 20 अमीनो एसिड्स बनाने के लिए। 64 पॉसिबिलिटीज़, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बन सकते हैं, न्यू प्रोटीन्स बन सकते हैं। वो प्रोटीन्स जो हमें रिक्वायर है, वो जो नहीं रिक्वायर हो सकता है वो भी बन जाए बाय द म्यूटेशन, ठीक है। तो ये सारा सीन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई हैं, यू नीड टू राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स। अच्छा, एक और की पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे पास जो tRNA है वो हमारे पास राइबोसोम से कोवेलेंटली बॉन्ड कर रहा है, और पहला जो मिथायोनाइन है उसका आपको पता है ओके कि ये पहले बाउंड कर रहा है टू द इनिशिएटर फ्रॉम द इनिशिएटर tRNA, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है tRNA ही तो लेकर आ रहा है उसको। इनिशिएटर का मतलब है वो वाला tRNA जो कि ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रांसलेशन में पहला tRNA जो आ रहा है उसको हम इनिशिएटर tRNA कह रहे हैं, ठीक है। और उसी इनिशिएटर tRNA के पास स्टार्ट कोडोन होता है, तो वही तो स्टार्ट करता है फिर सारे ट्रांसलेशन को। तो ये सारे की पॉइंट्स हैं। न्यू अमीनो एसिड्स फ्रॉम न्यू tRNA लिंक्स the first two. This process continues all the way down the mRNA strand. tRNA जो होता है हमारे पास बेसिकली, जब हमारे पास अमीनो एसिड को लेकर आता है, तो जब हमारे पास जो न्यू अमीनो एसिड्स होते हैं फ्रॉम द न्यू tRNA, जो कि नया tRNA है उसका अमीनो एसिड आ गया, ठीक है, तो वो दूसरे से अटैच हो जाते हैं। यानी कि tRNA आया, बात समझ रहा, tRNA आया, वो एक प्रोटीन को लेकर आया अपने साथ, और फिर जब मैच कर गया कोडोन और एंटी कोडोन, तो वो tRNA तो चला गया, लेकिन DNA वहीं पर ही है। सॉरी, DNA कह रहा हूँ, प्रोटीन वहीं पर ही है, यानी कि अमीनो एसिड वहीं पर ही है, सॉरी नॉट प्रोटीन एट ऑल, अमीनो एसिड वहीं पर ही है। तो उसके बाद दूसरा जो tRNA आ रहा है ना, वो अपने साथ एक और अमीनो एसिड लेकर आ रहे हैं। जब वो भी मैच कर जाएगा तो वो वाला tRNA भी चला जाएगा। तो जब वो चला जाएगा तो हमारे पास जो दूसरा वाला जो tRNA था ना, उसके पास जो अमीनो एसिड है वो, और जो पुराना अमीनो एसिड छोड़ के गया था पहला वाला tRNA, वो दोनों आपस में कोवेलेंटली बॉन्ड बना लेते हैं, ज्वाइन हो जाते हैं, लिंक्ड हो जाते हैं। फिर जब नया tRNA आएगा तीसरा, तो वो आपस में लाइक इन द डायग्राम यू कैन ऑल्सो सी, पहली वाली डायग्राम देखो, तो इसी तरीके से तीसरा एक लाइसिन लेकर आ रहा है, तो फिर वो आपस में tRNA आया और
अमीनो एसिड लेकर आया, टीआरएनए मैच हो गया, वो चला गया। जब टीआरएनए रिमूव हो गया, वो चला गया, तो वो अटैच हो गया टू द अमीनो एसिड। अमीनो एसिड वहाँ पर लिंक कर रहा है, अमीनो एसिड की पॉलीपेप्टाइड लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बन रही है, वो फिर प्रोटीन बनाती है। वो प्रोटीन वहाँ पे बन रही है, बनाती नहीं है, वही प्रोटीन बन रही है इन द ट्रांसलेशन, ठीक है। और ये प्रोसेस एमआरएनए स्ट्रैंड के नीचे होता है, ऊपर होता है। एमआरएनए स्ट्रैंड नीचे होता है, एमआरएनए स्ट्रैंड नीचे होता है और ऊपर सारा प्रोसेस हो रहा होता है, क्योंकि एमआरएनए नीचे होगा, ऊपर टीआरएनए होगा, वापस में आके बाइंड करता है और उसके बाद ऑल द वे प्रोसेस होता है। जब तक हमारा एमआरएनए स्ट्रैंड का एंड पार्ट स्टॉप कोडन तक ये ना पहुंच जाए सिस्टम, तब तक हमारे पास सारा ट्रांसलेशन हो रही होती है। दिस पॉलीपेप्टाइड चेन कंटिन्यूज टू ग्रो टिल अ स्टॉप कोडन इज रीच्ड, ठीक है। अब यहाँ पर की पॉइंट समझना, सबसे पहले हमारे पास टीआरएनए मॉलिक्यूल कैरी अमीनो एसिड टू ऐड टू द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। अमीनो एसिड चेन भी आपको गिवन है, यहाँ पर बेसिकली आपको एक अमीनो एसिड गिवन है, एक अमीनो एसिड जो कि टीआरएनए लेके आ रहा है। ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर साइड में विजिबल है, ऊपर अमीनो एसिड है, नीचे हमारे पास एंटीकोडोन है। अब राइबोसोम का स्ट्रक्चर है जो कि ग्रेइश कलर में विजिबल है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जो टीआरएनए है वो टीआरएनए अपने पास से अमीनो एसिड ऊपर रखा हुआ है और मतलब अटैच है, और नीचे हमारा एंटीकोडोन है। ये एमआरएनए पे आ रहा है, एमआरएनए के साथ अटैच हो रहा है, एमआरएनए के कोडोन से अटैच हो रहे हैं, ठीक है, कोडोन से अटैच हो रहा है। कौन? एंटीकोडोन, किसका? टीआरएनए का, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो, इस तरह से पॉलीपेप्टाइड चेन ग्रो हो रही है। अब टीआरएनए चला गया, एम्प्टी टीआरएनए लिखा हुआ है, वो एम्प्टी टीआरएनए चला गया, लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर देखो जो कि मेंशन है, वो दोनों अमीनो एसिड्स आपस में लिंक्ड है और एक लंबी सी लॉन्ग चेन चल रही है। आफ्टर द अमीनो एसिड फ्रॉम द टीआरएनए इज रिमूव्ड, द टीआरएनए मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड। जब टीआरएनए से जो है वो एमआरएनए ज्वाइन है और अमीनो एसिड्स आपस में एक दूसरे से ज्वाइन है, अब टीआरएनए रिमूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये की पॉइंट समझना। और डायरेक्शन ऑफ ट्रांसलेशन का है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ट्रांसलेशन लेफ्ट टू राइट जा रहा है, जबकि टीआरएनए की खुद की डायरेक्शन का है राइट टू लेफ्ट, वो आ रहा है और फिर लग के और फिर जा रहे हैं, लेकिन चेन बन का नहीं है, स्ट्रेट डायरेक्शन में बन रही है। हम प्रोटीन की चेन को देख रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन को देख रहे हैं, और कब तक होगा प्रोसेस, जब तक कि स्टॉप कोडन तक रीच ना कर जाए, ठीक है। दैट वॉज ऑल अबाउट योर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सिंथेसिस। इसमें न्यूक्लिक एसिड वॉज अ ईजी पार्ट, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस भी इजी है, बस यहाँ पे बच्चे घर पर पता नहीं क्यों करते हैं बहुत ज़्यादा। सो 5 पेपर सॉल्व करो, सारा चैप्टर कंप्लीट है, सारा कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। आई वांट यू गाइस के अब आप टॉपिकल्स करो अपने इसके, और आपको फिर मार्क्स स्कीम भी देखो, पता चलेगा किस तरह से रीजनिंग देनी है, आंसर लिखने। बाकी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। कोई भी 5 पेपर्स या फिर सिलेबस कंटेंट से रिलेटेड ऑनलाइन क्लास चाहिए, सो माय व्हाट्सएप नंबर इज विजिबल। ऑल्सो do follow my Instagram page and do subscribe to the channel. Don't forget to click on the bell icon to be notified on time. I'll see you in the past paper session, ठीक है। I'll see you in the past paper session। यहाँ तक हमारा AS bio journey ख़त्म होती है finally, and it was very amazing task by the way to complete your AS biology syllabus काफ़ी हद तक, और अब काफ़ी मेहनतों के बाद we have reached this level that we have ended each and everything and we are now amazed कि अब हम अपना पूरा ऑर्गेनाइज रहे, अब हम पास पेपर्स करेंगे, ठीक है। सो आई वॉन्ट यू गाइज कि जब तक मैं पास पेपर जर्नी स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि मेरा अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट कि मैं फ़ौरन से पास पेपर जर्नी स्टार्ट करूँ। आई वॉन्ट यू गाइज कि आप लोग टॉपिकल से स्टार्ट करो, ठीक है। बाकी जो कन्फ्यूजन है मुझे व्हाट्सएप पर या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर दो वहाँ पर कि सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, फिर मैं उसको यूट्यूब पर बेसिकली समझा दूंगा, पर्सनली भी समझा दूंगा, यूट्यूब पर भी समझा दूंगा, ताकि बाकी जो बच्चे जो कन्फ्यूज़ होते हैं इन चैप्टर्स में या टॉपिकल्स में, ईयरलीज में, तो उन्हें वो चीज़ समझ में आ जाए। बाकी दैट वॉज वेरी अमेजिंग फॉर मी टू टीच द AS बायो, ठीक है। और या डू सब्सक्राइब द चैनल, वरना ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।